हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑथेंटिक क्लासेज में। हमने पहले पार्ट में पढ़ा था राजस्थान की चित्रकला, जिसमें हमने देखा था कि राजस्थान की चित्रकला के पुराने ग्रंथ कौन कौन से हैं। ठीक है, और वैसे हमने राजस्थान की चित्रकला के को 4 भागों में बांटा है: मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। और उनमें जो ठिकाने और रियासतें जो भी उनमें आते हैं उनको भी हमने अलग अलग बांट दिया है। वैसे तो हमने याद रखना की तो कोई बात ही नहीं है, वैसे कि राजस्थान को भौगोलिक आधार पर 4 भागों में बांटा है, वैसे कि वैसे राजस्थान की चित्रकला को भी हमने 4 भागों में बांटा है। तो आज हम पढ़ते हैं पहला भाग, मेवाड़ की चित्रकला। पहला भाग है मेवाड़ चित्रकला। हमने पढ़ा था कि राजस्थान की चित्रकला के पुराने ग्रंथ है, जैसे कि 10 वैकालिका, सूत्र चूर्णी और ओक निरुक्तिवर्ती। वैसे कि वैसे हमारे मेवाड़ की चित्रकला के भी पुराने ग्रंथ हमें देखने को मिलते हैं, जो कि 1260 ईस्वी में के लगभग रावल रतन सिंह जी के टाइम पे। आपको पता ही है, अभी मैं मेवाड़ बोल रहा हूँ, आपको लगता होगा कि रावल की उपाधि कहाँ से आ गई। तो आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि ये जानेंगे कि हमारे रतन सिंह जी से पहले पहले की जो भी शासक हुए हैं मेवाड़ से संबंधित, उनके रावल उपाधि लगती थी। और बाद में महाराणा हमीर जब 1326 में चित्तौड़ पर वापस अधिकार किया, तब से उनके आगे महाराणा लगता है। तो हम लगाते रावल रतन सिंह, सॉरी रावल तेज सिंह जी। रावल तेज सिंह जी के समय आहट से मिला हमें, उसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। आपको एक बात अवश्य ध्यान रखनी है कि ये जो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, इसकी एक बात ध्यान, इसके चित्रकार तो हम लिख देते कमलचंद। कमलचंद द्वारा इसको चित्रित करवाया गया। और एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो ग्रंथ है, जो एक ताड़ के वृक्ष आता है, उसके पेड़ के पत्तों पर चित्रित की गई। तो ध्यान रखने की बात है, ताड़ के पत्तों पर, ताड़ के पत्तों पर। ये अपना पहला हो गया। दूसरा हम ग्रंथ देखते हैं, तो दूसरा आता है 1423। कहीं कहीं अपने को 1426 भी लिखा मिलता है। तो यहाँ ध्यान रखना, कैसा भी पूछ ले तो देख लेना, कंफ्यूजन नहीं करना है कि भाई 1423 आ रहा है या 1426 आ रहा है, देख लेना ना। ये अपने मेवाड़ के महाराणा है मोकल के समय से स्टार्ट हुआ, मतलब देखने को मिलता है, या कुंभा भी कहीं कहीं मिल जाता है, तो कंफ्यूजन ना हो, है ना। मोकल के समय हुआ था, 1423 में हुआ था। और इसका नाम है अपने सुपार्श्वनाथ चरियम। सुपार्श्वनाथ चरियम। ये जैन तीर्थंकर 7वें नंबर के तीर्थंकर है, जैनों के, है ना। और चरियम का अर्थ होता है जीवनी। क्या होता है? जीवनी। 7वें तीर्थंकर है, इनके ऊपर लिखा हुआ जो ग्रंथ है, इससे हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, और अब हम चलते हैं आगे। मैंने आपको पहले ही बताया है कि राजस्थान की चित्रकला का उद्गम मेवाड़ की चित्रकला से हुआ। अब देखते हैं मेवाड़ की चित्रकला के अंदर पहला तो अपन मेवाड़ की चित्रकला। पहला देख रहे थे, और हम इसके अंदर देखते हैं पहला चावंड। चावंड की चित्रकला, या फिर उदयपुर भी आ जाता है, क्योंकि बाद में राजधानी उदयपुर बनी है, तो उदयपुर भी देखने को मिलता है।
दोस्तों इसके अंदर हम देखते हैं चावंड की चित्रकला के अंदर। तो आपको मैंने पहले बताया था कि राजस्थान की चित्रकला का विकास मेवाड़ की चित्रकला से हुआ, और मेवाड़ की चित्रकला का विकास हमें देखने को मिलता है तो वो चावंड की चित्रकला से है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि कब से इसमें चावंड में चित्रकला का प्रचलन हुआ। तो हम महाराणा प्रताप से पहले ऐसे कुछ चित्र हुए थे, लेकिन हमें प्रमाण जो ठोस रूप से जो मिले या यथावत रूप से शुरुआत हुई तो वो है महाराणा प्रताप के टाइम से। महाराणा प्रताप इनके समय एक लगभग 1592 में एक चित्र चित्रित किया गया था, वह है ढोला मारू। ढोला देखा होगा या सुना होगा कि ढोला मारू का चित्र जिसमें एक व्यक्ति और महिला यानी कि महिला और पुरुष का चित्र है, जो आपने देखा होगा कि एक ऊंट पर बैठे, उसे क्या कहते हैं हम, ढोला मारू। याद रखने के लिए एक छोटी सी बात कि ढोला मारू के नाम से एक शराब का पौवा भी देखने को मिलता है कहीं कहीं जगह पे, तो याद रखने का, बाकी इससे कोई लेना देना है नहीं। तो इसके चित्रकार है नासिरुद्दीन। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आते हैं अमर सिंह जी। अमर सिंह इन लगभग 1605 के लगभग चित्रकार तो वही आ जाते हैं, नासिरुद्दीन। इनके समय क्या हुआ कि नासिरुद्दीन ने दो चित्र चित्रित किए। एक तो है 12 मासा और रागमाला, दो चित्र चित्रित गए। 12 मासा में नाम से स्पष्ट है कि 12 महीनों का वर्णन इनमें देखने को मिलता है। जैसे कि वैशाख का जो महीना होता है इसमें गर्मी दर्शाई गई। जैसे चित्रों के माध्यम से हमें पता चल ही जाता है कि ये वैशाख के महीने का फोटो लगा हुआ है। और जैसे श्रावण के महीने में बारिश वगैरह हो रही है तो देखने को मिल जाता है, और हम पहचान लेते हैं कि यह 12 मासा का इस महीने का चित्र है। दूसरे नंबर का जो है रागमाला, इसके अंदर हम 6 राग और 36 रागनियों पर जो चित्र किए गए हुए हैं, तो उससे हम पहचान सकते हैं कि भाई ये इस राग का चित्र है और इस राग इस टाइम गाया जाता है। तो हमें तो नहीं पता, रागमाला के बारे में मैं जानकारी नहीं रखता हूँ इतनी, लेकिन आप में किसी को पता हो तो देख लीजिएगा। आगे देखिए जगत सिंह फर्स्ट। इनके समय क्या है कि चावंड चित्रकला है तो उसका स्वर्ण काल रहा है। स्वर्ण काल हमें जगत सिंह जी फर्स्ट के समय देखने को मिलता है। तो हमारे मन में यूं लगता है कि जगत सिंह जी ने ऐसा क्या किया कि स्वर्ण काल इन्हीं के शासनकाल को कहा जाता है, या महाराणा प्रताप के तो नहीं कहा गया। तो ऐसा इन्होंने क्या कर दिया, तो इन्होंने ऐसा एक काम किया है कि उन्होंने क्या किया कि चित्तौरों की ओवरी नाम की एक संग्रहालय बनाया या घर बनाया। क्या है, चित्तौरों की ओवरी। बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि चित्तौरों की ओवरी कहाँ है या कौन सी चित्रकला में है, ये है। तो ये इसका निर्माण किसने करवाया, जगत सिंह जी फर्स्ट ने क्या करवाया, चित्तौरों की ओवरी का निर्माण कराया। और चित्तौरों की ओवरी यानी कि ओवरी यानी घर होता है, तो घर में बैठ के हम चित्रकारी करेंगे तो वो क्या हो गया, एक कारखाना हो गया। तो हम इसे क्या कहते हैं, चित्तौरों का कारखाना या चित्र का कारखाना, चित्तौरा कारखाना है ना, चित्तौरा। एक मिनट से लिख देता हूँ, चित्तौरा कारखाना। ठीक है। और जगत सिंह जी के समय चित्रित करने वाले हुए हैं, चित्रकार हुए, उनका नाम है एक तो साहिबदीन। चित्रकार पूरा लिख देते हैं, चित्रकार
एक तो है साहिबदीन, और दूसरा है मनोहर। ये नाम बार बार पूछे गए हैं कि साहिबदीन और मनोहर किस चित्रकला से संबंधित है या कौन सी स्कूल से संबंधित है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, फिर एक शासक का नाम हमारे सामने आता है, चावल। फिर आ जाते हैं संग्राम सिंह। सेकंड। इनके समय क्या है कि संग्राम सिंह जी सेकंड के समय दो चित्र चित्रित किए गए थे। पहला है कलीला दमना, और दूसरा है मुल्ला दो प्याजा के लतीफे। दो चित्र संग्राम सिंह जी के समय चित्रित किए गए हैं। पहला है कलीला दमना और दूसरा है मुल्ला दो प्याजा के लतीफे। तो ये है कलीला दमना जो पंचतंत्र का अरबी अनुवाद है। क्या है? पंचतंत्र का क्या है? अरबी अनुवाद है। तो आपके मन में एक सवाल उठेगा कि फिर पंचतंत्र क्या है? तो पंचतंत्र के अंदर ये ऐसी कहानियां हैं जो एक ब्राह्मण है जो राजाओं के बच्चों को कहानियों के माध्यम से शिक्षा देता है, जिसमें शास्त्रार्थ और धनुर्विद्या की ऐसी शिक्षा देता है। तो कालांतर में अरबी जब आक्रमण किए भारत पे, तो उनको ये कहानियां बहुत पसंद आई। तो उन्होंने क्या किया कि पंचतंत्र का अनुवाद अरबी में कर दिया, जो हमारे सामने कलीला दमना के नाम से आया है। फिर हम देखते हैं मुल्ला दो प्याजा के लतीफे। लतीफे के अर्थ होता है चित्र। और मुल्ला दो प्याजा यानी अकबर के दरबार में नवरत्नों में से दो ऐसे थे जो रोज अपने भोजन में प्याज सेवन करते थे, जिससे उनका नाम मुल्ला दो प्याजा के लतीफे यानी उनके द्वारा चित्र किए गए थे। तो ये पड़ गया है। आगे देखिए, हम पढ़ते हैं चावंड चित्रकला के चित्रकार। पहला नाम है उदय सिंह जी के समय हुआ था। चित्रकार का नाम लिख देते थे नाना राम, जो क्या है कि उदय सिंह जी के समय आया और लगभग 1540 में महाराणा प्रताप के जन्म के समय नाना राम, इन्होंने क्या एक चित्र चित्रित किया गया, उसका नाम है पारिजात अवतरण। लगभग आपने ये नाम सुना ही होगा कि पारिजात एक पुष्प का पौधा है जो सफेद कलर का होता है, जिसमें माता कुंती ने भगवान शंकर की पूजा के लिए पांडवों से कहा था कि पारिजात का पौधा यहाँ लगाइए ताकि मैं भगवान शंकर की पूजा कर सकूं। और ये पारिजात का पौधा समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ, जो इंद्र के वहां पे लगा हुआ है। इसके सफेद से पुष्प होते हैं, उससे भगवान शंकर की पूजा की जाती है। तो इन्होंने पारिजात अवतरण नाम से एक ग्रंथ लिखा है, जो नाना राम का नाम अवश्य ध्यान रखें। उसके बाद नासिरुद्दीन इन्होंने जगत सिंह सेकंड के व्यक्तिगत चित्र चित्रित किए गए। जगत सिंह सेकंड के व्यक्तिगत चित्र चित्रित किए। व्यक्तिगत यानी उनके स्वयं के चित्र चित्रित किए गए। तो ये आप अवश्य ध्यान रखिए, इनका ध्यान रखिए कि नासिरुद्दीन और नाना राम भी चावंड चित्रकला से संबंधित है। आगे देखिए, हम बढ़ते हैं चावंड चित्रकला की विशेषता।
विशेषता। तो सबसे पहली विशेषता देखते हैं कि इसमें महिलाओं के जो आंखों का चित्रण किया गया है तो वो क्या है, मीन के समान, आंखें मीना करती है। मीना करती, ठीक है। और महिलाओं की, महिला लिख देता हूं कोष्टक में, ध्यान रखने लायक बात है। आपने कहीं गलती पुरुष कर दिया तो। दूसरा नंबर है कि नाग गरुड़ के समान, गरुड़, ठीक है। दूसरा है पगड़ी, पगड़ी जो मेवाड़ के आन बान शान, जो पगड़ी का चित्रण। और दूसरा है शिकार का चित्रण, ठीक है। ये हमारे सामने इनकी विशेषता नजर आती है। और ये देखिए 4 हो गए। 5वें नंबर पे है रंग। रंगों में चटकीले रंगों का प्रयोग है, जैसे लाल, नीला, पीला, सफेद आदि ऐसे चटकीले रंगों का प्रयोग किया गया है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए हम पढ़ते हैं नाथ द्वारा चित्रशैली। चलिए हम पढ़ते हैं नाथ द्वारा चित्रशैली। नाथ द्वारा चित्रशैली। नाथ द्वारा का नाम आते ही आपको एक बात याद आ गई होगी कि ये नाथ द्वारा जो स्थान है, जो कृष्ण के बाल रूप में फेमस है, यानी कि उनको हम क्या कहते हैं, श्रीनाथ जी के रूप में पूजे जाते हैं। तो श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है तो वृंदावन से यहाँ लेकर आए और राज सिंह जी के समय लेकर आए, क्योंकि उस समय मुगलों के आक्रमण हो रहे थे, औरंगजेब ने आक्रमण करवा रहे थे और यहाँ के हिंदू मंदिरों को तुड़वा रहे थे। तो उस समय वहां से मूर्ति को लाकर सिहाड़ के अंदर स्थापित करवाया, जो कि वर्तमान में नाथ द्वारा है। तो पहला तो यह है कि इस पर ब्रज शैली का प्रभाव पड़ा होगा, ब्रज शैली का प्रभाव। दूसरा, इनमें जो कृष्ण के मूर्ति के जो पीछे एक पर्दा टाइप लगा होता है उसे हम पिछवाइया कहते हैं, जिस पर अलग अलग तरह की कारीगरी की गई हुई है जो विश्व प्रसिद्ध है। तो इसमें पिछवाई की जो विशेषता देखने को मिलती है वो नाथ द्वारा चित्रशैली में देखने को मिलती है। पिछवाइया है ना, पिछवाइया यहाँ की प्रसिद्ध है। बहुत बार सवाल आया है नाथ द्वारा चित्रशैली से, बहुत बार सवाल आया। तो इसके अंदर पिछवाइया के अंदर चित्र किए गए थे, तो उसमें गायों के और केलों के, कदली के चित्र प्रसिद्ध है ना। केले की सांजी भी नाथ द्वारा से संबंधित है, यहाँ की फेमस है ना। तो केले के पेड़ के चित्र है ना, पेड़ के चित्र और बाल ग्वालों के चित्र, और नाथ द्वारा मेवाड़ रियासत के अंदर पड़ता है। तो ब्रज शैली के साथ साथ मेवाड़ चित्र शैली का भी प्रभाव रहा है ना। मेवाड़ शैली, इनका भी प्रभाव हमें देखने को मिलता है। इनके समय हमें चित्रकार देखते हैं नाथ द्वारा चित्र शैली के, तो याद रखने का इसमें एक तरीका है, यानी कि ये जो नाथ द्वारा चित्रशैली है जो भगवान से संबंधित है, यानी कृष्ण से, तो अधिकतर इनके चित्रकारों के नाम भी कृष्ण से मिलते जुलते हैं। जैसे कि हम देखते हैं रामलिंग, नारायण, चतुर्भुज, चतुर्भुज और घासीराम,
काशीराम, ऐसे कुछ नाम है जो भगवान के नाम से हमें देखने को मिलते हैं। आगे चलिए, इसमें ये ध्यान रख लेना है कि पिछवाड़ियाँ प्रसिद्ध है और ज्यादा कुछ नहीं है, ब्रज शैली का प्रभाव है, मेवाड़ चित्र शैली का भी प्रभाव है। और ये ध्यान रखना है कि गायों के चित्र इसमें चित्रित किए गए हैं और बाल ग्वालों के चित्र भी चित्रित किए गए और केले वाला जरूर ध्यान रखिएगा, बार बार यही पूछा है। अब हम पढ़ते हैं देवगढ़ चित्र शैली। देवगढ़ है ना, जहाँ के हम निवासी भी हैं, तो देवगढ़ चित्र शैली भी बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ से भी कंपटीशन एग्जामों में क्वेश्चन आए हुए हैं कि अजारू की ओवरी, जो हम देख लेते हैं कि अजारू की ओवरी भी देवगढ़ चित्र शैली में देखने को मिलती है। तो पहला तो यह है कि देवगढ़ जो स्थान है वो तीन रियासतों के संगम पर है, जैसे कि मेवाड़ की सीमा लग जाती है और मारवाड़ की लग जाती है। तो यहाँ की संस्कृति भी कुछ अनोखी हमें देखने को मिलती है कि मेवाड़ का पहनावा, उनकी बोलियां और मारवाड़ की पहनावा और बोलियां यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और आमेर रियासत का भी इस पर प्रभाव पड़ा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि मेवाड़ प्लस मारवाड़ प्लस ढूंढाड़ का प्रभाव, ढूंढाड़ में आमेर आ जाता है, वैसे इनका प्रभाव देवगढ़ चित्र शैली में पड़ता है। तो इसमें हम देखते हैं कि पहले जो ये देवगढ़ ठिकाना है जो लगभग 1680 में जय सिंह जी के समय ये मतलब इसको प्रोवाइड किया गया था, वो किया गया था द्वारिकादास चुंडावत को। द्वारिकादास चुंडावत ये 16वां ठिकाना था मेवाड़ रियासत का, 16वां ठिकाना। तो यहाँ के ठिकानेदार को क्या कहा जाता था? 16वां उमराव। तो द्वारिकादास चुंडावत 16वें उमराव थे, 16वें उमराव। मार्कर भी धीरे धीरे साथ छोड़ रहा है। 16वें उमराव किसे कहते हैं? द्वारिकादास चुंडावत को, जो 1680 में जय सिंह जी के समय ये जो बनाया गया था ठिकाना। ठीक है। कालांतर में एक पहले तो ये माना जाता था कि ये चित्र शैली या ठिकाना देवगढ़ है जो मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता है। तो पहले तो ये देखा जाता था कि ये चित्र शैली भी मेवाड़ की, लेकिन कालांतर में एक बंदा आता है, उसका नाम है श्रीधर अंधारा, श्रीधर अंधारे, श्रीधर अंधारे। इनका नाम अंधेरे के समान है, लेकिन इन्होंने देवगढ़ चित्र शैली को प्रकाश में लाने का काम किया है। तो ये याद रह ही जाएगा, ट्रिकों की जरूरत भी नहीं है। वैसे श्रीधर अंधारे का नाम जो अंधेरा है, वैसे इनके नाम के अंदर अंधेरा छुपा हुआ, लेकिन इन्होंने देवगढ़ चित्र शैली को प्रकाश में लाया है। तो इन्होंने बताया है कि देवगढ़ चित्र शैली के अंदर चित्र चित्रित किए गए हैं। तो वो कहाँ गए? पहला तो इसमें भित्ति चित्र है, भित्ति चित्र दो जगहों से मिला है। एक तो है मोती महल और एक है अजारों की ओवरी। अजारों की ओवरी, ठीक है। इन दोनों में से बहुत बार क्वेश्चन आए और अधिकतर लोग मोती महल को उदयपुर में कर देते हैं या चावंड चित्र शैली में कर देते हैं, यानी कि मेवाड़ चित्र शैली का हिस्सा मान लेते हैं। और अजारों की ओवरी का तो खासकर ध्यान रखिए कि बार बार कंपटीशन में अजारों की ओवरी आ रही, क्योंकि सिटी के पेपर जो भी गए उनमें भी अजारों की ओवरी को का क्वेश्चन पूछा गया है। और ये जो एनसीईआरटी की किताबों में है, जो इसमें पूरा दे रखा है। यहाँ के चित्रकार हम देख लेते हैं। चित्रकार इसमें है नगा, चोखा, बैजनाथ, ये ध्यान रखिए कि नगा, चोखा, बैजनाथ जो कि
देवगढ़ चित्र शैली के चित्रकार है, उन्होंने चित्र चित्रित किए गए। तो दोस्तों आज हमने पढ़ लिया है मेवाड़ की चित्रकला, और हम आगे वाली क्लास में हम पढ़ेंगे कि मारवाड़ चित्रकला की पूरी डिटेल हम पढ़ने वाले हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में मारवाड़ चित्र शैली के साथ।